तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं स्वतंत्रता संघर्ष की शुरुआत में। पहला है उदारवादी चरण और प्रारंभिक कांग्रेस, यानी कि ये टाइम पीरियड होगा 1858 से 1905 तक का। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि वो कौन कौन से कारण थे जिनसे राष्ट्रवाद का उदय हुआ, उन पे बात करेंगे। जैसे कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय और विकास उन कारकों का परिणाम माना जाता है जो भारत में उपनिवेशी शासन के कारण उत्पन्न हुए थे। जैसे उपनिवेशी शासन के कारण से क्या कौन कौन सी चीज उत्पन्न हुई थी, जैसे क्या हुआ था, नई नई संस्थाओं की स्थापना हुई थी, या रोजगार के नए नए अवसर जो थे, नए नए रोजगारों का जन्म हुआ था, और संसाधनों का अधिक दोहन था, जिसकी बात हमने पहले कर ली है। ठीक है, या अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें तो हम सीधे सीधे कहते हैं कि राष्ट्रवाद का जो उदय था वह सीधी सी बात है कि जैसे जैसे आप किसी के ऊपर शोषण बढ़ाते जाएंगे तो होगा क्या, उनका आक्रोश धीरे धीरे संचित होता रहेगा और एक समय ऐसा आएगा जब वो ज्वालामुखी के रूप में फूट जाएगा। ठीक है, तो वही हुआ भारत में भी। हुआ क्या कि जैसे जैसे इनकी उपनिवेशी नीतियां ये थी जिनके द्वारा जो शोषण का दायरा बढ़ता जा रहा था, इन उपनिवेशी नीतियों के कारण और भारतीयों के हितों के टकराव के कारण राष्ट्रवाद का उदय हुआ। ठीक है, इसमें हम ऐसे पढ़ने वाले हैं। आगे देखते हैं कि पॉइंट वाइज मैंने इसको किया है कि पॉइंट वाइज में क्या क्या कारण हम लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए जैसे हम बात करते हैं कि अगर किसी एक कारण को आप ये नहीं कह सकते कि ये एक कारण भारत में राष्ट्रवाद के उदय का कारण था। ठीक है, बहुत सारे कारण थे उसमें, उन बहुत सारे कारणों पर हम चर्चा करेंगे। जैसे पहला है विदेशी आधिपत्य का परिणाम था, सीधी सी बात है कि विदेशी आधिपत्य का परिणाम था ही। पाश्चात्य चिंतन और शिक्षा, जो भारतीय जो मध्य वर्ग उभरा था वो इसी शिक्षा के कारण उभरा था, और फिर इस मध्य वर्ग ने क्या किया कि अंग्रेजों के उस शोषक मूलक चेहरे की पहचान कर ली अपने चिंतन से, और ये चिंतन कहाँ से आया, उन्हीं की शिक्षा के द्वारा आया। ठीक है, फिर विश्व इतिहास की बात में अगर जाएं तो फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, हम वर्ल्ड हिस्ट्री में इसको अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, तो फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या हुआ था कि वहां पर भी विश्व स्तर पर राष्ट्रवादी चेतना और आत्मविश्वास की भावना प्रसारित हुई थी। ठीक, और एक कारण यह था राष्ट्रवाद के उदय का प्रेस और समाचार पत्र। जो प्रेस और समाचार पत्र ने क्या किया था कि लोगों को एकजुट होने की अपील करी थी, और विदेशी शासन को बुरा बताया गया था, उनके शोषण मूलक चेहरे की बात की गई थी कि कैसे ये लोग हमारा शोषण कर रहे हैं समाचार पत्रों में। ठीक, और फिर क्या था कि साहित्य ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था कि कविताएं ऐसी ऐसी लिखी गई थी, नाटक ऐसे लिखे गए थे। ठीक है, जिनसे पता चलता था कि अंग्रेज क्या है कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं कितनी बुरी तरीके से। ठीक, फिर भारतीय पुनर्जागरण था, और था अंग्रेजों द्वारा भारत में आधुनिकता को बढ़ावा। देखिए ये पॉइंट इसलिए जरूरी हो जाता है कि यदि आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे होंगे और उस क्वेश्चन में ऐसा आ जाएगा कि अंग्रेजों ने भारत में आधुनिकता को बढ़ावा दिया, तो आप उस ऑप्शन को काट देंगे। ठीक है, और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखिए समझिए इस बात को कि अंग्रेजों ने भारत में आधुनिकता को कैसे बढ़ावा दिया था। देखिए उन्होंने यहाँ पे उद्योग लगाए थे। देखिए बात ये नहीं है कि उन्होंने अपने फायदे के लिए लगाए थे, उन्होंने अपने फायदे के लिए लगाए थे, लेकिन उससे क्या हुआ, भारत में जन चेतना तो आई, भारत के लोग उनके शोषक मूलक चेहरे से परिचित तो हुए। ठीक है, तो ये बात सही है कि अंग्रेजों ने भारत में आधुनिकता को बढ़ावा दिया था। इसका सबसे तगड़ा एग्जाम्पल आप लें तो आप है रेलवे ले सकते हैं। बेशक उन्होंने रेलवे को अपने फायदे के लिए लॉन्च किया, लेकिन रेलवे से ही भारत में एकता आई। रेलवे ने कहीं ना कहीं जो अप्रत्यक्ष परिणाम दिखाया अपना, वो ये था कि भारतीय लोग जो थे वो एकजुट हो गए। ठीक है, और एक अगला कारण था ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध भारतीय आक्रोश। जो ब्रिटिश नीतियां बनी थी उन सभी नीतियों ने क्या किया था, जैसे अंग्रेज अपने क्या करते थे, अपने लोगों के साथ में और भारतीयों के साथ में भेदभाव करते थे। जो तरह तरह की इस तरह की शोषक मूलक जो नीतियां थी, शोषण मूलक नीतियों ने भारतीयों में आक्रोश भर दिया, और ये भी एक राष्ट्रवाद के उदय का कारण था। आगे इसमें बढ़ते हैं, हम आगे चलते हैं। अब हम पॉइंट वाइज करके इसको देखते हैं। आपका ये मेंस का आंसर एक तरह से तैयार होगा कि भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय के कारण। ठीक है, यूपीएससी पूछ सकता है भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय के कारणों पर चर्चा कीजिए, प्रकाश डालिए। तो आप फिर टॉर्च जला के इस प्रकार से प्रकाश डाल देंगे। तो पहला था भारतीय हित और उपनिवेशी हितों में टकराव। ठीक है, देखिए अब भारतीय लोगों को ये बात सीधे समझ में आ गई थी कि जो हमारे देश का आर्थिक पिछड़ापन है वो उपनिवेशी शासन के कारण है। यानी कि उनके लोगों के, जो भारतीय लोगों के जो दस्तकार हैं, मजदूर हैं या फिर व्यापारी हैं, इन सबके यदि हमारे आर्थिक हित प्रभावी हो रहे हैं तो उसका कारण कौन है, उसका कारण अंग्रेज हैं। ये उपनिवेशी शासन है जिसकी वजह से हम गरीब होते जा रहे हैं। ठीक है, और भारतीयों को पक्का ये यकीन होने लगा था कि जब तक ये विदेशी भारत में रहेंगे
भारतीय जो है उनके आर्थिक हितों पर चोट होती रहेगी, भारतीय कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक। दूसरा इसका कारण था देश का राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक एकीकरण। देखिए, अंग्रेजों को पता नहीं चला, लेकिन उन्होंने देश का राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक एकीकरण कर दिया। कैसे? देखिए, पहले तो देखते हैं कि अंग्रेजों का शासन कहाँ कहाँ से था। देखिए, एक बात कही जाती है कि जब अंग्रेजों ने देश में मौर्यों और मुगलों से भी बड़े साम्राज्य का निर्माण किया था। ठीक है, अंग्रेजों का शासन जो था, अगर आप उसको देखें हिमालय में उत्तर से देखें, ठीक है, दक्षिण में कन्याकुमारी तक, हिमालय से लेके कन्याकुमारी तक, और पूर्व में अगर आप जाएंगे तो असम से पश्चिम में खैबर दर्रे तक था। ठीक। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा इनका शासन था, साम्राज्य था। तो इसलिए कहा जाता है कि मौर्य और मुगलों से भी बड़ा इनका साम्राज्य था। ब्रिटिश ने क्या किया था? ब्रिटिश की जो एक उपलब्धि भारतीयों के लिए लाभान्वित साबित हुई वो ये थी कि ब्रिटिश तलवार, देखिए कथन कितना जरूरी है, इसको आप मेंस में लिखेंगे तो इंप्रेशन कितना होगा आपके आंसर का। ब्रिटिश तलवार ने पूरे भारत को एक झंडे के तले एकत्र कर दिया। इसका कहने का मतलब क्या है कि एक दक्ष कार्यपालिका, न्यायपालिका, संहिताबद्ध फौजदारी, दीवानी कानून, ये सभी क्या थे? ये एक समान थे, यानी कि पूरे भारत में एक ही प्रकार के रूल लागू होते थे। ये था एक झंडे के तले एकत्र करना। ठीक है, इसने क्या किया था? भारत के सांस्कृतिक एकता को राजनीतिक एकता प्रदान कर दी थी। पूरे भारत में एक जैसे कानून लागू होते थे। ठीक है, तो ये था ब्रिटिश का भारत को एक करना, यानी कि बेशक उन्होंने अपनी नीतियों के अकॉर्डिंग किया, जोर जबरदस्ती से सबको एकत्रित किया, लेकिन एकत्रित उन्होंने कर दिया था। तो ये राष्ट्रवाद के उदय का प्रमुख कारण है। अगला कारण क्या था? उससे पहले इसी में क्या एक प्रशासनिक एकीकरण कैसे किया था? प्रशासनिक जो एकीकरण था वो कैसे हुआ था? ठीक है, उसको देखें तो जो इन्होंने प्रशासनिक सुविधाएं दी थी, जैसे सैन्य रक्षा थी के उद्देश्य थे, या आर्थिक व्यापन था इनका, या व्यापारिक शोषण की बातें थी, इन सबको ध्यान में रखते हुए इन्होंने क्या किया था कि जितने भी साधन हो सकते थे, जैसे परिवहन के साधनों का इन्होंने बहुत तेजी से विकास किया, जिसका उद्देश्य केवल ये था अपने हितों की पूर्ति करना। लेकिन जब परिवहन के साधन तीव्र हो गए तो उससे लाभ भारतीयों को भी तो हुआ, है ना, क्योंकि पक्के निर्माण हो गए, जब पक्के मार्ग बन गए, अगर पक्की सड़कें बन गई तो ये थोड़ी ना उस पर केवल अंग्रेज चलेंगे, उस पर भारतीय भी चलेंगे। ठीक है, और जब भारतीय चलते थे, यानी कि एक स्थान का व्यक्ति दूर दराज के दूसरे स्थान से जुड़ गया। अब जुड़ गया तो क्या हुआ कि भाई हमारे यहाँ तो अंग्रेज बहुत डंडा मारते हैं, इसने कहा कि यार हमारे यहाँ भी डंडा मारते हैं। जब दोनों की समस्याएं एक ही हैं तो ये दोनों एक हो गए। अब यहाँ पर साझे शत्रु की संकल्पना सिद्ध हो गई कि तुम्हारा भी ये शत्रु, मेरा भी ये शत्रु, तो इसको क्यों ना मिलके मारा जाए। तो इससे क्या हुआ? राष्ट्रवाद का उदय हुआ। उनको समझ में आ गया कि हम दोनों का एक ही शत्रु है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि पूरा देश जो था एक सूत्र में बंध गया। दूसरा क्या था? रेलवे। रेलवे ने जितने लाभ अंग्रेजों को दिए उससे ज्यादा लाभ उसका भारत के लिए सिद्ध हुआ। कैसे? रेलवे ने तमाम भारत को, जो रेलवे की लाइन बिछी हुई थी, उसने तमाम भारत को एक कर दिया। ठीक है, ऐसे रेल थी, इस स्थान से दूर दराज के इस स्थान पे गई, वहां से सामान लिया, वापस आई। तो इसमें क्या भारतीय लोग भी चढ़े जो अपने सामान के साथ आए थे। तो ये सब मिल बैठे, पंचायत हुई। तो और भाई बताओ तुम्हारे यहाँ क्या हाल, तुम्हारे यहाँ क्या हाल, तुम्हारे यहाँ क्या हाल। तो सबने बताया भाई हमारे यहाँ तो इस तरीके से अंग्रेज जुल्म कर रहे हैं। इसने कहा हमारे यहाँ भी कर रहे हैं, इसने कहा हमारे यहाँ भी कर रहे हैं। तो इससे क्या हुआ? राष्ट्रवाद बढ़ गया। ठीक है, क्या हुआ कि सभी का शत्रु एक ही है। तो ये राष्ट्रवाद के उदय का प्रमुख कारण था। ठीक, अगला देखते हैं पाश्चात्य चिंतन तथा शिक्षा, जिसकी हमने बात की, जिसके कारण मध्य वर्ग का उदय हुआ। और ये मध्य वर्ग कौन था? यही मध्य वर्ग है जिसने तमाम आंदोलनों में नेतृत्व किया है। ठीक है, अब इस मध्य वर्ग की क्या समस्या थी? देखिए, मध्य वर्ग के साथ दिक्कत ये थी, उसको समाज में इज्जत नहीं प्राप्त थी। ठीक है, तो अंग्रेजों से क्या हुआ? जब उन्होंने अंग्रेजी सीख ली तो इससे क्या हुआ कि वो अंग्रेजों के निकट आ गए अंग्रेजी सीखने के हिसाब से, क्योंकि उनकी जुबान बोलने लगे। तो अंग्रेजों को हिंदी समझने में दिक्कत नहीं होती थी, किसी को साथ नहीं रखना पड़ता ट्रांसलेट करने के लिए। तो उससे क्या हुआ कि वो अंग्रेजों के करीब आ गए। जब अंग्रेजों के करीब आए तो इनको पता चला कि यार अंग्रेज किस तरीके से हमारा शोषण कर रहे हैं। तो इन्होंने वापस जाके अपने अपने गांव में सबको बताना स्टार्ट किया कि ये नीतियों से हमारा शोषण हो रहा है इस तरीके से। क्यों बता सके? क्योंकि इन्होंने भी वही पढ़ाई की जो अंग्रेजों ने की। ठीक है, तो इससे क्या हुआ
कि जो भारतीय राजनीतिक चिंतन था उसको एक नई दिशा मिल गई। ठीक है, और जो ये मध्य वर्ग था, इस मध्य वर्ग की जो समाज में इज्जत थी वो बढ़ गई, लोगों को इन पे विश्वास होने लगा, और उधर से अंग्रेज भी इन पे विश्वास करते थे, अंग्रेज भी इनके निकट आ गए थे। ठीक, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। इसी में कुछ बचा है तो आगे देखते हैं। और सबसे बड़ी बात ये देखिए, जो यूरोपीय लेखक थे, ठीक है, इन्होंने जो अतिवादी और पाश्चात्य विचारों से बुद्धिजीवियों में स्वतंत्र राष्ट्र तथा स्वशासन की भावना जगा दी थी, जिससे क्या हुआ कि अब अंग्रेजी साम्राज्य का सीधे सीधे विरोध होने लगा। ठीक है, कैसे? क्योंकि जो यूरोपीय लेखक थे, जो यूरोप के साहित्यकार थे, वो अगर कोई नोवेल लिखते थे तो वो नोवेल वगैरह ये सब पढ़ सकते थे मध्य वर्ग। कैसे पढ़ सकता था? क्योंकि उसको इंग्लिश आती थी। ठीक है, तो उसने पढ़ा और उसने वहां के नोवेल, वहां के साहित्य को पढ़कर ये जाना कि वहां के लोगों के मानव अधिकार कितने हैं, वहां के लोग कितने जागरूक हैं, वहां के लोग अपनी सरकार में क्या हिस्सेदारी रखते हैं। उन्हीं सब बातों को इन्होंने भारतीयों को बताया, अपने गांव वालों को बताया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि अब सीधे सीधे हर गांव के लोगों में अंग्रेजों के प्रति विरोधाभास दिखने लगा कि कुछ भी हो, अंग्रेजी साम्राज्य का समर्थन अब नहीं करना है। ठीक है, अब वो अंग्रेजी साम्राज्य का समर्थन नहीं करते थे। तो मेनली अंग्रेजी का क्या रोल रहा? अंग्रेजी ने क्या किया? देखिए, जैसे आज भारत में, पूरे भारत में तमाम तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन एक इंग्लिश आज भी वही है जो पूरे भारत में आप बोल सकते हैं। अगर कोई नहीं जानता है वो भी थोड़ी बहुत समझ जाएगा आपकी बात। ठीक है, तो अंग्रेजी भाषा ने भी क्या किया कि जितना भी भारत में जितनी भी भाषाएं बोली जाती थी, जितने भी प्रांत थे, उन सभी प्रांत और स्थानों को एक कर दिया। ठीक है, यानी कि जितने भी बहुभाषी लोग थे, जितनी भी अलग अलग तरह की भाषाएं बोलते थे, वो सब एक भाषाओं में वार्तालाप कर सकते थे, इंग्लिश में। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि जो राष्ट्रवादी आंदोलन थे उनका अखिल भारतीय स्वरूप सामने आया। ठीक है, एक अखिल भारतीय स्वरूप बन गया आंदोलनों का। और जो नव पाश्चात्य भारतीय शिक्षित वर्ग था, ये बौद्धिक वर्ग जो था, इसका विकास होता गया। ठीक है, और यही मध्य वर्ग जो है वो तमाम आंदोलनों में आपको आगे नेतृत्व करता दिखाई देगा। ठीक, प्रेस और समाचार पत्रों की क्या भूमिका रही राष्ट्रवाद के उदय में? तो हुआ क्या था, जो समय समय पर उपनिवेशी शासकों ने क्या किया कि भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध लगाए। ठीक है, लेकिन इन प्रतिबंधों के बावजूद भी 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारतीय समाचार पत्रों ने, भारतीय साहित्य ने एक शब्द में कहें तो आश्चर्यजनक प्रगति की थी। ठीक है, कैसे की थी कि लोग जो थे, ये एक तो हिंदी भाषा में छपता था अपने यहाँ, हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला, गुजराती, मराठी, तमाम तरह की भाषाओं में छपता था, तो हर भाषा के लोग इसको पढ़ सकते थे आसानी से। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, अपने समाचार पत्रों में उपनिवेशी नीतियों की आलोचना की थी और उनको बताया था कि ये किस प्रकार से हमारा शोषण कर रहे हैं। तो इससे क्या हुआ कि भारतीय जो लोग थे, जो गांव में दूर दराज कस्बों में रहते थे, हर प्रांत के थे, हर किसी भाषा के थे, वो सब अब इस साहित्य को अपनी भाषा में पढ़ सकते थे। तो उनको ये समझ में आने लगा था कि उपनिवेशी नीति हमारे लिए कितनी खतरनाक है। ठीक है, और दूसरे ये समाचार पत्र अपने जो निकालते थे उसमें प्रकाशन में इस बात का आह्वान करते थे कि सब लोग एक हो जाओ। ठीक है, क्योंकि ये लोग सीधे सीधे इस बात को समझ गए थे कि एक लकड़ी को तोड़ना आसान है, वहीं अगर इस प्रकार से लकड़ियों का एक गट्ठर हो जाए तो उसको तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, तो समाचार पत्रों की भी बड़ी अहम भूमिका थी राष्ट्रवाद के उदय में। अगला पॉइंट है भारत के अतीत का पुनः अध्ययन। देखिए, जो जिस व्यक्ति की आंखें खुली हो गुलामी में, ठीक है, उसको अपने अतीत का क्या पता होगा। जिसको बस ये पता है अगर तूने सुबह काम नहीं किया तो तुझे 2 रोटी नहीं मिलने वाली है, वो अपने अतीत का अध्ययन कैसे करेगा। ठीक है, तो भारतीयों में क्या था कि 19वीं शताब्दी तक भारतवासियों को अपने प्राचीन इतिहास का ज्ञान नहीं था, बहुत कम ज्ञान था, इनको लगभग नहीं ज्ञान था। ठीक है, लेकिन ये मध्यकालीन और 18वीं सदी के इतिहास से थोड़ा बहुत परिचित थे। वो भी किस प्रकार से, जो बड़े बुजुर्ग कहानी सुनाते हैं उस प्रकार की कहानियों से। ठीक है, यानी कि इसने, ये बड़े बुजुर्ग थे, इन्होंने अपने बेटे को सुनाया, उसने अपने बेटे को सुनाया, उसने अपने बेटे को कहानी सुनाई, तो इन कहानियों के माध्यम से उनको मध्यकाल का थोड़ा बहुत पता था। लेकिन हुआ क्या, जितने फिर नए प्रसिद्ध यूरोपीय इतिहासकार थे, जैसे मैक्स मूलर जैसे जो लोग थे यूरोपीय इतिहासकार, उन्होंने क्या किया, उन्होंने भारत की जो प्राचीन सांस्कृतिक विरासत थी उसकी फिर से व्याख्या की और राष्ट्र की एक नई तस्वीर सामने ला दी, जिससे क्या हुआ कि लोगों में राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई कि हम लोग क्या थे,
अंग्रेजों ने ये बात बता दी कि तुम एक ही आर्यों की संतान थे, आज तुम जो बटे हुए हो तुम कभी एक ही आर्यों की संतान थे। तो इससे क्या हुआ, इससे राष्ट्र प्रेम जागा और राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, सुधार आंदोलनों का विकासात्मक स्वरूप। जो हमने पिछली वीडियो में बात की थी, जो सुधार आंदोलन थे, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, उनका विकासात्मक स्वरूप भी राष्ट्रवाद के उदय का प्रमुख कारण था। जैसे 19वीं शताब्दी में जो भारत में विभिन्न सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन हुए थे, इन्होंने क्या किया था, लोगों में सामाजिक और धार्मिक नवजागरण का कार्य किया था। इससे क्या बात निकल के आई थी कि व्यक्ति स्वतंत्रता जो है, यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामाजिक एकता और राष्ट्रवाद, ठीक है, इन सब के लिए जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के जो नेता थे उन्होंने संघर्ष किया था। ठीक है, तो इस आंदोलन से क्या प्रभाव पड़ा कि जब आंदोलन का रूप विकसित हुआ तो उसने लोगों में सामाजिक कुरीतियों को दूर करके एकता कायम कर दी। ठीक है, और देशवासियों में ये साहस जुटाया कि यदि वो एक हो जाएं तो वो अंग्रेजों को मार भगा सकते हैं और अंग्रेजी शासन का संघर्ष करें, इनके खिलाफ आवाज उठाएं अपनी। ठीक है, ये साहस लोगों में जुटाने में ये सफल रहे। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं क्या है, मध्य वर्ग का उत्थान। ये बहुत जरूरी पॉइंट है और लगभग हर क्रांति में ये सामने आएगा, मध्य वर्ग। यानी कि मध्य वर्ग वाला पॉइंट ऐसा है जिसको आप किसी भी क्रांति, आंदोलन, विद्रोह के पॉइंट में लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए जब हुआ क्या था कि जो अंग्रेजों की प्रशासनिक और आर्थिक प्रक्रिया थी, यानी कि इन्होंने जो अपनी शिक्षा यहाँ पे देनी स्टार्ट की थी, इनको जो लोगों की जरूरत थी जो अंग्रेजी बोलते हो, और उस रूप में निकल के आया सामने मध्य वर्ग। ठीक है, क्योंकि उन लोगों ने मतलब जल्दी से इंग्लिश सीख ली, तो वो लोग सामने आए और वो लोग अंग्रेजों के निकट पहुंच गए और उनको कंपनी में नौकरी भी मिली। तो इससे क्या हुआ कि उन लोगों के पास अब पैसा आया। ठीक है, पैसा आ गया उन लोगों के पास, तो हुआ क्या कि वो प्रशासक वर्ग के भी समीप आ गए। ठीक है, तो ये एक नई श्रेणी पूरी बन गई मध्य वर्ग की। इससे क्या हुआ कि उन्हें रोजगार तो मिला ही मिला, साथ ही साथ उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ी। ठीक है, और इसी नवीन श्रेणी ने क्या किया कि उस शोषक मूलक चेहरे को लोगों के सामने लाकर खड़ा कर दिया। ठीक है, और इसी वर्ग ने फिर राष्ट्रीय आंदोलनों में सभी चरणों में नेतृत्व प्रदान किया। ठीक है, ये बात मैं आपको बता चुका हूं। आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है, विदेशी शासकों की नीतियां। देखिए विदेशी शासकों की नीतियां कैसे राष्ट्रवाद के उदय में सहायक हुई। वो इसलिए हुई कि लोगों को अब समझ में आने लगा था कि ये जो नीतियां बना रहे हैं ये अपने फायदे के लिए बना रहे हैं। जैसे लिटन ने क्या किया, इसने देशी समाचार पत्र अधिनियम बना दिया, यानी कि इसमें क्या होता था कि अब अंग्रेजों के खिलाफ कोई छपा तो तुम्हारा प्रेस जब्त। शस्त्र अधिनियम बना दिया कि भारतीय शस्त्र नहीं रख सकेंगे। सिविल सेवा की परीक्षा में जो है 21 साल से 19 साल उम्र कर दी गई ताकि भारतीय लोग उसमें आगे ना आ पाए। ठीक है, तो ये क्या था कि भारतीयों के साथ सीधे सीधे भेदभाव था। वहीं क्या हुआ कि जब दक्षिण भारत में अकाल पड़ा, जहां लोग मर रहे थे, तो इन्होंने भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन किया। सही है, आप आज भी देखिए यदि आपके आस पड़ोस में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और दूसरे किसी घर में शादी हो तो वहां पे बैंड वैंड बाजा नहीं बजने देते हैं। ठीक है, और लोग अपने घर का टीवी बंद कर देते हैं कि यार आज यहाँ पे वो व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, वो चला गया है। लेकिन जहां एक साथ हजारों लाखों की संख्या में लोग मर रहे थे, वहीं अंग्रेजों ने क्या किया, दिल्ली में दरबार कर दिया। ठीक है, आप ऐसे समझिए कि यदि कहीं पे कुछ हुआ है और उसी के जस्ट बाजू में एक भव्य आयोजन कर दिया जाए तो लोग कितने आक्रोशित होंगे। तो वही हुआ, तो इससे क्या हुआ, लोगों के राष्ट्रवाद का विकास हुआ। वहीं करजन महोदय जो थे, इन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया। इससे क्या हुआ था कि राष्ट्रवाद को उग्र रूप मिल गया। ठीक है, और यहीं से फिर आगे स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था। अगला पॉइंट है रिपन का इल्बर्ट बिल विवाद। देखिए जो रिपन महोदय थे ये बहुत अच्छे व्यक्ति थे। ठीक है, ये एक बिल लेके आए थे, इसका नाम रखा गया था इल्बर्ट बिल, इन्हीं के नाम पे। ठीक है, इसमें क्या था, इसमें कहा गया था इस बिल में कि जब भारतीयों का मुकदमा यूरोपीय जज सुनते हैं तो ऐसा चांस भारतीयों को भी दिया जाए कि वो यूरोपीय मुकदमों की सुनवाई कर सके। लेकिन अंग्रेज इस बात को कहाँ मानने वाले थे, तो तमाम अंग्रेज जो थे एक हो गए और इल्बर्ट ये बिल कैंसिल हो गया। रिपन भाई साहब को वापस लेना पड़ गया ये बिल अपना। ठीक है, तो इस चीज से देखिए भारतीयों के सामने क्या दो चीजें निकल के आई, दो बातें स्पष्ट हो गई कि ब्रिटिश एक तो अभी भी नस्लवादी नीति पर चल रहे हैं,
वो लोग कितने ही कहते रहे कि हम सभ्य हम नस्लवादी नीति पर नहीं है, लेकिन ये बात निकल के सामने आ गई कि गोरों का केस काले कैसे सुन सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात ये स्पष्ट हो गई कि यदि हम संगठित हो जाएं तो अपनी मांगे मनवा सकते हैं, जिस प्रकार सभी अंग्रेज इकट्ठे होकर अपनी मांगे उन्होंने मनवा ली। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं, कांग्रेस से पूर्व की राजनीतिक संस्थाएं। देखिए यहां से जो डेट वगैरह आएगी वो पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यूपीएससी के लिए उन संस्थाओं की स्थापना का उद्देश्य जरूरी है और उसके नेता कौन थे ये जरूरी है। ठीक है। तो ये जो संस्थाएं थी ये स्थानीय या क्षेत्रीय थी और इनकी जो मांगे थी प्रशासनिक सुधार, प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाए और शिक्षा का प्रसार किया जाए। ठीक है। अब एक एक स्टेट में चलते हैं, वहां की संस्थाएं लेते हैं, उनके उद्देश्य देखते हैं क्या थे। जैसे पहले हम जाते हैं बंगाल में राजनीतिक संस्थाएं। तो बंगाल में जो राजनीतिक आंदोलन के सबसे पहले प्रवर्तक जिसको हम मानते हैं, हम पहले बात कर चुके हैं, वो है राजा राम मोहन राय। उन्होंने ही सर्वप्रथम अंग्रेजों का ध्यान भारतीय समस्याओं की ओर आकृष्ट किया था। ठीक है। और हुआ क्या था कि इन्होंने और इनके सहयोगियों ने 1836 में बंग भाषा प्रकाशक सभा का गठन किया था। ठीक। और जुलाई 1838 में क्या हुआ था, जमींदारी एसोसिएशन बनी थी जिसको लैंड होल्डर सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था जमींदारों के हितों की सुरक्षा करना। ठीक। 1843 में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बनाई गई और इसका उद्देश्य क्या था, लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगाना और राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना। ठीक है। बंगाल में और भी संस्थाएं थी, जैसे 1851 में बनी जमींदारी एसोसिएशन तथा बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का आपस में विलय कर दिया गया और एक नई संस्था क्या बनी, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ठीक है। ये दोनों आपस में मिल गई और ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन सामने आई। 1866 में दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। अब इन्होंने लंदन में क्या किया, लंदन में जाके इसलिए इसका गठन किया क्योंकि इनका उद्देश्य था लंदन के लोगों को और लंदन की सरकार को भारतीय समस्या के बारे में बताना। ठीक है। वो भारत की समस्याओं से, भारत के लोगों के समस्याओं से लंदन की सरकार को अवगत कराना चाहते थे और वहां के लोगों का जन समर्थन हासिल करना चाहते थे ताकि यहाँ के लोग स्वयं अपनी सरकार पे दबाव बनाएं कि वो भारत में सुधार करें, भारत के लोगों को हित दें, उनके मानव हितों पर काम करें। ठीक है। 1875 में शिशिर कुमार घोष ने इंडियन लीग की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य भी ये था कि राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाया जाए और राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाए। शीघ्र ही क्या हुआ, जो इंडियन लीग थी उसका स्थान इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता ने ले लिया, जिसकी स्थापना 1876 में की गई थी। जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस थे, ये इसके प्रमुख नेता थे। इसका उद्देश्य भी वही है कि राष्ट्रवाद को जगाना है, प्रोत्साहित करना है और राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहन देना है। ठीक है। अगला आप देखते हैं बंबई में राजनीतिक संस्थाएं। बंबई में क्या हुआ कि सर्वप्रथम राजनीतिक संस्थाएं बॉम्बे एसोसिएशन, जिसका गठन 1852 में हुआ था। और ये क्या हुआ कि 1852 में जो कलकत्ता ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के नमूने पे किया गया था। ठीक है। जो बंबई में ये बॉम्बे एसोसिएशन बनी थी, इसका जो गठन किया गया था वो कलकत्ता ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के नमूने पे किया गया था। इसका उद्देश्य स्पष्ट था कि सरकारी नियमों के विरुद्ध सरकार को सुझाव देना कि यहाँ सरकार का नियम गलत है और जो विभिन्न बुराइयां थी समाज में, जो समाज में बुराई मौजूद थी, उनसे सरकार को अवगत कराना और सरकार से कहना कि इन सामाजिक बुराइयों को दूर करें। ठीक है। आगे जो 1867 में, देखिए यहाँ ये इसलिए जरूरी, रनाड़े इनसे जुड़े हुए हैं। 1867 में पूना सार्वजनिक सभा बनाई गई। इसका उद्देश्य था सरकार और जनता के मध्य सेतु का काम करना। ठीक है। 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बनाई गई। इसका श्रेय बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और केटी तैलंग को है। ठीक है। ये है केटी तैलंग जी। ठीक है। इनको दिया जाता है। आगे देखते हैं, मद्रास में चलते हैं। मद्रास में जो राजनीतिक संस्थाएं बनी वो कलकत्ता की ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की शाखा, इस शाखा के रूप में मद्रास नेटिव एसोसिएशन का गठन किया गया। ठीक है। 1884 में जो वीर राघवाचारी थे और बी सुब्रमण्यम अय्यर एवं पी आनंद चार्लू, इन्होंने मिलकर मद्रास महाजन सभा का गठन किया। इसका उद्देश्य था स्थानीय संगठन के कार्य को समन्वित करना। ठीक है। आगे
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अब आ जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य और उसके कार्यक्रम देखिए। जो कांग्रेस का गठन हुआ था, कांग्रेस के गठन से पहले ही देश में एक अखिल भारतीय संस्था के गठन की भूमि जो थी तैयार हो चुकी थी, जो हम कारण पढ़ते आ रहे थे उनसे। ठीक है, तो एक अंग्रेज सेनावृत्त अधिकारी थे, इनका नाम था A.O. ह्यूम। इन्होंने 1883 में भारत के नेताओं से बात की और इन्होंने फिर क्या किया, 1884 में एक इंडियन नेशनल यूनियन बनाई और इस यूनियन में क्या किया, इन्होंने कहा कि हम 1885 में पूना में एक सम्मेलन का आयोजन करते हैं जिसमें देश के समस्त नेताओं को आना है। ठीक है, इन्होंने समस्त नेताओं को बुलाया उस सम्मेलन में। तो हुआ क्या कि पूना में फैल गया हैजा, तो उसके कारण वो सम्मेलन पूना की जगह बंबई में आयोजित किया गया। ठीक है, और यहीं बंबई में क्या हुआ, अखिल भारतीय कांग्रेस का गठन हुआ। जो ह्यूम को कहा जाता है कि ह्यूम ने कांग्रेस को बनाया, तो ह्यूम के अतिरिक्त सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, ये जो थे इनको कहा जाता है कि ये भी कांग्रेस के आर्किटेक्ट थे। ठीक है, ये एक फैक्ट है जो इम्पोर्टेंट है पीसीएस के लिए खासकर। कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम महिला स्नातक जो थी कादम्बिनी गांगुली, उन्होंने 1890 में प्रथम बार कांग्रेस को संबोधित किया था। देखिए कांग्रेस क्या करती थी, कांग्रेस हर साल अपना सम्मेलन आयोजित करती थी। ठीक है, तो कादम्बिनी गांगुली ने भी क्या किया था, 1890 में प्रथम बार कांग्रेस को संबोधित किया था। ठीक, अब कांग्रेस के बारे में चलते हैं आगे कि कांग्रेस के उद्देश्य और कार्यक्रम क्या थे। तो कांग्रेस के जो कार्यक्रम उद्देश्य थे उसमें था कि लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी आंदोलन चलाना है, भारतीयों को राजनीतिक लक्ष्यों से परिचित कराना है कि उनको क्या पाना है और राजनीतिक शिक्षा देनी है, आंदोलन के लिए मुख्यालय बनाने हैं कि तुम्हारा ये मुख्यालय होगा, यानी कि एक पूरी तरह से एक संगठन का कार्य किया। ठीक है, देश के जो विभिन्न भाग थे उनमें जो राजनीतिक नेता और जो कार्यकर्ता काम करते थे कांग्रेस के लिए, तो उनके मध्य मैत्रीपूर्ण संबंधों को प्रोत्साहन देना था। उपनिवेशवाद विरोधी जो विचारधारा थी उसको प्रोत्साहन देना था और समर्थन देना था, यानी कि जो लोग भी सरकार के खिलाफ हैं, विदेशी सरकार के खिलाफ जो हैं, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो हैं, उन लोगों को प्रोत्साहन देना है और उनका समर्थन हासिल करना है। ठीक है, एक था एक सामान्य आर्थिक एवं राजनीतिक कार्यक्रम हेतु देशवासियों को एकमत करना है। देशवासियों को एकमत करना है कि हमारा जो है क्या राजनीतिक लक्ष्य है उसके लिए। ठीक है, लोगों को जाति, धर्म और प्रांतीयता इन सब की भावना से ऊपर उठाकर उनको एकता के सूत्र में बांधकर राष्ट्रव्यापी भावना को जगाना है। ठीक है, और भारतीय राष्ट्रवादी भावना को प्रोत्साहन और उसका ज्यादा से ज्यादा प्रसार करना है। ये कांग्रेस के उद्देश्य और कार्यक्रम थे। ठीक, अब कांग्रेस की स्थापना देखिए, किसी भी चीज की स्थापना होगी तो बिना विवाद के तो हो नहीं सकती है, सीधी सी बात है। तो कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में भी विवाद थे। क्या विवाद था, तो एक कहा गया था कि सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत, एक है तड़ित चालक का सिद्धांत। ये सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत क्या है और तड़ित चालक का सिद्धांत क्या है, तो देखिए पहले तो ये जान लीजिए किस किसने दिया। तो सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत जो है वो लाला लाजपत राय ने दिया और तड़ित चालक का सिद्धांत है गोपाल कृष्ण गोखले ने। अब लाला लाजपत राय की बात माने तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा कि कांग्रेस जो है वो लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है, यानी कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों के असंतोष को पहले ही जान लेने के लिए उन्होंने कांग्रेस का आयोजन किया है, कांग्रेस बनाई है, जिससे उनको ये पता चल जाए कि कब भारतीय एकजुट होकर हमला करने वाले हैं या कहां पे विद्रोह होने वाला है। इस बात को जानने के लिए उन्होंने कांग्रेस बनाई है। ठीक है, इसको कहा जाता है सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत। लेकिन जो गोपाल कृष्ण गोखले थे उन्होंने कहा नहीं भैया, मैं तुम्हारी बात से असहमत हूं। क्यों असहमत क्यों हूं, क्योंकि उन गोखले का मानना था कि ह्यूम ने हमारा यूज नहीं किया है या ब्रिटिश सरकार ने हमारा यूज नहीं किया है, हमने ह्यूम का यूज किया है। क्योंकि यदि कांग्रेस की स्थापना एक भारतीय करता तो शुरू में ही अंग्रेज क्या करते, इसका दमन कर देते। ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार ने हमारा यूज नहीं किया है, हमने ब्रिटिश सरकार का यूज किया है। ठीक है, तो गोखले के अकॉर्डिंग कि हमने क्या किया, ब्रिटिश सरकार के दमन से बचने के लिए एक ब्रिटिश व्यक्ति का ही यूज किया कांग्रेस बनाने के लिए। ठीक है, खैर हम निष्कर्ष देखते हैं कि इससे क्या निष्कर्ष निकला। सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत जो है प्रमाणित नहीं है। प्रमाणित क्यों नहीं है, क्योंकि डफरिन को स्वयं बाद में पता चला था कि कांग्रेस बन गई है। और इस बात का सबूत क्या है, इस बात का सबूत जो है वो ह्यूम के पत्रों से पता चलता है जो ह्यूम ने डफरिन को लिखे थे। ठीक है, और जो डफरिन और ह्यूम थे इन दोनों में आपस में ही नहीं बनती थी, दोनों आपस में एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे।
ठीक है। और डफरी ने तो कहा था कि कांग्रेस जो है ये मुट्ठी भर लोगों का समूह है और कुछ नहीं है, जो क्या है कि थोड़े से लोग हैं, क्या बिगाड़ पाएंगे ब्रिटिश सरकार का। ठीक है, तो हमें इस बात को निष्कर्ष में लिख देना है कि सेफ्टी वॉल का सिद्धांत जो है वो प्रमाणित नहीं है। और इस बात का सबूत क्या है? इस बात का सबूत है डफरिन और ह्यूम के बीच का पत्राचार। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करो यार, और नहीं पसंद आई है तो डिसलाइक कर दो, सीधी सी बात है।